What is relative valuation? Well, here are the basics. In relative valuation, you value an asset based not on its cash flows, growth, and risk, but based on what similar assets are priced out there. You use StubHub to buy a ticket or eBay to buy something. You're doing relative valuation. You don't try to value the asset, you look to see what other people are paying for something to decide what it's worth. नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो की जो आपको स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो जाहिर है आप कई अच्छी कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में डालेंगे, फिर उनमें से सबसे अच्छे बिजनेसेस को आप अच्छे से स्टडी करेंगे। आपने शायद बिजनेस मॉडल से लेकर बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी एनालिसिस कर लिया होगा। यहां तक कि आपने ग्रो के सभी एजुकेटिव वीडियोस को भी बिंज वॉच कर लिया होगा और आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और सोफिस्टिकेटेड टर्म्स भी पता चले होंगे। कुछ टाइम और कड़ी मेहनत के बाद आपका एक कंपनी पर दिल आ जाता है। Isn't that right? अब इस कंपनी के बारे में आपके पास सब जानकारी तो है, लेकिन आपकी चिंता ये है कि क्या ये कंपनी को बाय करने का राइट टाइम है। आखिर कंपनी को कब और किस प्राइस पर बाय करना चाहिए, इस बात को लेकर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। इज दिस द राइट टाइम टू एंटर? क्या इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल पाएगी? इन शॉर्ट, आपको स्टॉक के वैल्यूएशन को लेकर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टॉक की वैल्यूएशन से हम ये जान सकते हैं कि स्टॉक को कब बाय करना चाहिए और कब बेचना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन सिर्फ एक नंबर नहीं है। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन पर आने के लिए या तो आप फाइनेंशियल मॉडल्स का यूज कर सकते हैं या फिर रेशियोज की मदद से उस कंपनी को अपने पेयर से कंपेयर करके उसे वैल्यू कर सकते हैं। अब जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमारे मन में एकदम से पी रेशियो आ जाती है। Isn't that right? लेकिन ऐसी एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और वो है पेग रेशियो। तो क्या है ये पेग रेशियो? पेग रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि पी रेशियो तो हम सबने सुनी है। पी रेशियो हमें बताती है कि एक स्टॉक का शेयर मार्केट प्राइस उसकी अर्निंग्स के कंपैरिजन में कितने टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर किसी कंपनी की पी रेशियो 10 है तो इसका मतलब ये कि कंपनी से ₹1 की अर्निंग पाने के लिए आप ₹10 पे कर रहे हैं। लेकिन इस पी रेशियो की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि वो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने में इग्नोर कर देता है। अब जरा ये सोचिए, अगर कंपनी ए फास्ट ग्रोइंग कंपनी है पर उसकी करंट अर्निंग्स कम है तो उसकी पी रेशियो ज्यादा आएगी। पी रेशियो के मुताबिक ये कंपनी कॉस्टली है। दूसरी तरफ कंपनी बी है जिसकी करंट अर्निंग्स बहुत ज्यादा है बट ग्रोथ रेट कम है, तो कंपनी बी पी रेशियो के मुताबिक चीप मानी जाएगी। तो अगर आप सिर्फ पी रेशियो को देखें तो कंपनी ए के कंपैरिजन में कंपनी बी को बाय करना ज्यादा लॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो फ्यूचर में ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। Isn't that right? इसलिए एक्सपर्ट्स पेग रेशियो का यूज करते हैं। पेग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम एक कंपनी की पी रेशियो को उसकी एनुअल ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड करते हैं, यानी कि पेग रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट। पेग रेशियो से इन्वेस्टर्स कंपनी की करंट अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ रेट दोनों को अकाउंट में ले सकते हैं। जनरली एज अ थंब रूल, पेग रेशियो अगर 1 से कम है तो कंपनी को चीप कहा जाता है और अगर 1 से ज्यादा है तो कॉस्टली माना जाता है, और अगर पेग रेशियो 1 है तो कंपनी को फेयरली वैल्यूड समझा जाता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम सेम ही इंडस्ट्री की 2 कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए की पी रेशियो 10 है और ग्रोथ रेट अर्निंग्स भी 10%, तो इसकी पेग रेशियो होगी 1। लेकिन अगर ग्रोथ रेट 40% है और पी रेशियो 30 है तो पेग रेशियो होगी 0.75। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ पी रेशियो पर ही ध्यान देते तो 30 की पी पर यह कंपनी आपको जरूर कॉस्टली लगती, लेकिन जैसे ही ग्रोथ रेट को काउंट में लिया आपने तो यह समझ में आता है कि 40% का ग्रोथ रेट रखने वाली कंपनी 30 की पी पर भी शायद कंपनी बी से कंपैरिजन में चीप है। इसलिए रिलेटिव वैल्यूएशन के स्केल पर इस कंपनी को हम अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। बट एक बात जरूर याद रखिएगा, जब भी हम पी रेशियो या फिर पेग रेशियो से रिलेटिव वैल्यूएशन करते हैं हम हमेशा सेम इंडस्ट्रीज की कंपनी से ही इन्हें कंपेयर करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम ला रहे हैं आपके लिए 2 ऐसी कंपनीज जिनकी पेग रेशियो 1 से कम है। ध्यान रहे, Screener.in जिस पर हमने ये 2 कंपनीज को फिल्टर किया है, उन्होंने पेग रेशियो के फॉर्मूला में जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ वाला पार्ट है उसको पिछले 5 साल की अर्निंग्स ग्रोथ का एवरेज कंसिडर किया है। प्लस हमने कुछ एडिशनल क्वालिटेटिव फिल्टर्स भी लगाए हैं, यानी कि हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को चुना है जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है,
प्लस उनके 5 शेयर सेल्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 15% से ज्यादा है। ये फिल्टर्स लगाने के बाद हमें जो कंपनीज मिली है उनमें से हमने 2 ऐसी कंपनीज को चुना है जिनका मार्केट कैप हाईएस्ट है। इस वीडियो में हमने 15 फेब 2023 के प्राइसेस को कंसिडर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ। तो पहली कंपनी है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। एसबीआई कार्ड्स इंडिया के लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक एसबीआई की सब्सिडरी है। कंपनी का मेन बिजनेस इंडिया में क्रेडिट कार्ड इशू करना है। एसबीआई कार्ड्स 1998 में एसबीआई बैंक और जी कैपिटल, जो कि जी इलेक्ट्रिक की फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, उनके बीच हुए जॉइंट वेंचर से फॉर्म हुई। लेकिन दिसंबर 2017 में एसबीआई और कार्लाइल ग्रुप ने मिलकर जी कैपिटल के स्टेक को बाय कर लिया। एसबीआई कार्ड्स का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और इंडिया में इनकी 100 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। एसबीआई कार्ड्स की पीजी रेशियो यानी कि पेग रेशियो 0.93 है, जो इंडिकेट करती है कि कंपनी रिलेटिवली अंडर वैल्यूड हो सकती है। लेकिन क्योंकि कंपनी का कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं है, तो सिर्फ पेग रेशियो देख के वैल्यूएशन गेस करना आइडियल नहीं होगा। कंपनी आज इंडिया की एकमात्र लिस्टेड प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है और बेस्ड ऑन कंज्यूमर नीड्स एसबीआई कार्ड्स के कोर पोर्टफोलियो में 8 टाइप्स के कार्ड्स हैं। हाल ही में उन्होंने उनकी इनवाइट ओनली सुपर प्रीमियम ऑफरिंग ऑरम को भी लॉन्च किया है। एसबीआई कार्ड्स इंडिया की लार्जेस्ट को ब्रांड इश्यूअर है, जिसने उनके कई अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप्स किए हैं। इन पार्टनरशिप्स में इतिहाद एयरवेज, विस्तारा, आईआरसीटीसी, लाइफस्टाइल रिटेल, यूको बैंक, पेटीएम और ओला जैसे बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स का इंटीग्रल और स्ट्रैटेजिक हिस्सा होने के नाते एसबीआई कार्ड्स को अपनी पेरेंट कंपनी से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है। इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक बैंक एसबीआई के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से उन्हें उनका वास्ट नेटवर्क मिलता है। इसके अलावा उन्हें चीपर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बेटर एसेट क्वालिटी क्लाइंट्स और स्ट्रॉन्ग क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। कंपनी की टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक्सपैंड करने की स्ट्रैटेजीज को एसबीआई की स्ट्रॉन्ग मार्केट रीच की वजह से मैसिव पुश मिलता है। इनफैक्ट इसकी वजह से एसबीआई कार्ड्स आने वाले समय में तेजी से मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। वहीं मार्केट शेयर की बात करें तो एज ऑफ अगस्त 2022 एसबीआई कार्ड्स 19% मार्केट शेयर कवर करती है, जो कि मार्केट लीडर्स में से एक है। कहा जा सकता है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपेक्टेड है कि FY24 तक इंडिया में टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स FY19 के कंपैरिजन में डबल हो जाएंगे, जो कि इन 5 सालों में लगभग 20% CAGR के ग्रोथ से देखा गया है। और ये ट्रेंड क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स जैसे कि एसबीआई कार्ड्स के लिए काफी इंकरेजिंग साबित हो सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड बिजनेस में हमेशा एक ही इनहेरेंट क्रेडिट रिस्क रहता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज की पूरी लोन बुक अनसिक्योर्ड होती है, जिसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो काफी रिस्की हो जाता है। और पैंडेमिक के कारण एसबीआई कार्ड्स की एसेट क्वालिटी इंपैक्ट भी हुई है। कंपनी का जीएनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 31 मार्च 2020 में 2.01% से इंक्रीज होकर 31 मार्च 2021 में 4.99% हो गया। इसके चलते कंपनी ने काफी मेजर्स लिए थे, जैसे कि टाइटर क्रेडिट पॉलिसीज, बैंक चैनल से ज्यादा सोर्सिंग करना, न्यू अकाउंट्स के लिए इंक्रीज इनकम कट ऑफ्स और रिस्की कस्टमर्स के लिए लो क्रेडिट लिमिट्स। इसका रिजल्ट ये था कि उनके एनपीएस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई और वो फिर से अपने प्री कोविड लेवल्स तक आ गए थे। हालांकि लेटेस्ट क्वार्टर में एसबीआई कार्ड्स के एनपीएस में फिर से छोटा सा स्पाइक देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उनके ग्रॉस एनपीएस 8 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 2.22% हो गए हैं और नेट एनपीएस 2 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 0.8% हो गए हैं। इसलिए आपको कंपनी की एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने की एबिलिटी को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। ₹70,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप रखने वाली इस कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी और एक्सपेक्टेड है कि FY23 भी उनके लिए धमाकेदार होगा बेस्ड ऑन देयर 9 मंथ्स परफॉर्मेंस सो फार। और इन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आखिरकार फिर से अट्रैक्ट कर लिया है। पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर्स में FIIs ने एसबीआई कार्ड्स में कंटिन्यूअस बाइंग की है। इंटरेस्टिंगली इसी पीरियड में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी में लगभग 17% का सिग्निफिकेंट स्टेक एक्वायर कर लिया है। इसी के साथ अगर हम एसबीआई कार्ड्स का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर ग्रुप के पास 69.05% स्टेक है, 9.13% FIIs के पास, 15.9% DIIs के पास और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 5.83% है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के लिए कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज शो किए हैं। कंपनी की टॉप लाइन लास्ट 5 इयर्स में 26.5% की CAGR से ग्रो कर रही है, प्लस उनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23% है, जो उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफाई करता है। इसके अलावा उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है, लेकिन ये उनके नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से अंडरस्टैंडेबल भी है।
और चलिए बात करते हैं अगली कंपनी की, जो है टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है और एशिया की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है, जिसका सेटअप 1907 में हुआ था। कंपनी की प्रेजेंस आयरन और कोल की माइनिंग और प्रोसेसिंग से लेके प्रोड्यूसिंग और फिनिश प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में है। टाटा स्टील की पेग रेशियो 0.1 है। ये नंबर हम आगे चल के उनके कंपेटिटर्स के साथ भी कंपेयर करेंगे। टाटा स्टील की आज इंडिया में एक लीडरशिप पोजीशन है। करंटली उनकी ऑपरेशन कैपेसिटी 35 मिलियन टन्स पर एनम है, जिसमें से 20.6 MTPA इंडिया में है और बाकी की यूरोप में। कंपनी का टारगेट है कि 2030 तक वो अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी इंक्रीज करके 40 MTPA तक पहुंचा देगी। कंपनी के ऑपरेशंस थाईलैंड और सिंगापुर में भी है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है भारत में इनके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस और एक वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जो इनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज देते हैं। इनके स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और ओवर द इयर्स बढ़ते मार्जिन्स ये बात साबित करते हैं। साथ ही साथ टाटा ग्रुप का ब्रांड होने के नाते कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी मिलती है और रिसेंटली ही अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड ने सितंबर 2022 में अपनी 6 सब्सिडरीज को अपने अंदर मर्ज करने का अनाउंसमेंट किया था और हाल ही में उन्होंने एक और सब्सिडरी एंजल एनर्जी के साथ भी मर्जर करने का फैसला किया था। टाटा स्टील के सीईओ का मानना है कि इन 7 सब्सिडरीज का मर्जर FY24 तक कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट का दावा है कि इस प्रपोज्ड मर्जर के बाद टाटा स्टील के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके थ्रू वो सिनर्जीज को टैप कर पाएंगे। जाहिर है जब अक्रॉस द वैल्यू चेन उनके प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स के ऑपरेशंस इंटीग्रेट हो जाएंगे और कॉमन प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स, शेयर्ड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स का भी एफिशिएंट यूज होगा, तो कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। लेकिन टाटा स्टील डिमांड साइक्लिसिटी, रॉ मटेरियल और मेटल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी, हाई रेगुलेटरी रिस्क और इंपोर्ट रिस्क से एक्सपोज्ड है। कंपनी के लिए कोकिंग कोल एक की इंग्रेडिएंट है और अगर उसके लिए कोई भी सप्लाई साइड इशू आता है तो इसका सीधा इंपैक्ट कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर आ सकता है। ऑल्सो टाटा स्टील का अच्छा खासा बिजनेस यूरोप से आता है और यूरोप में उनकी ऑपरेशंस डिसइंटीग्रेटेड हैं, जिसकी वजह से उनको लोकल सप्लायर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। प्लस यूक्रेन रशिया वॉर के चलते हाई एनर्जी प्राइसेस का भी उनके बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट आया है। रिसेशनरी फेयर्स की वजह से भी स्टील प्राइसेस ग्लोबली सबड्यूड ही रहे हैं और ये इंपैक्ट हमें उनके रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी देखने को मिला है। और चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो इसमें FIIs और DIIs का टाटा स्टील में कंबाइंड 41.49% स्टेक है, जो काफी सिग्निफिकेंट है। प्रोमोटर ग्रुप का इस कंपनी में 33.9% स्टेक है और इंटरेस्टिंगली इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इस कंपनी में माइन्यूट स्टेक है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। हमने टाटा स्टील को उनके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स JSW स्टील लिमिटेड और सेल के साथ कंपेयर भी किया है। टाटा स्टील का मार्केट कैप जरूर JSW स्टील से कम है, लेकिन वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो वो P रेशियो और पेग रेशियो दोनों ही मेट्रिक्स अकॉर्डिंगली रिलेटिवली अंडरवैल्यूड है। सिमिलरली सेल भी टाटा स्टील के अगेंस्ट रिलेटिवली ओवरवैल्यूड नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को अगर हम देखें तो टाटा स्टील लिमिटेड का ROE दोनों ही कंपटीटर्स से ज्यादा है। फाइनली स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो JSW स्टील ने टाटा स्टील और सेल दोनों के कंपैरिजन में काफी बेटर रिटर्न्स दिए हैं। That brings us to the end of this video. इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हम आपको बता दें कि हम कोई भी स्टॉक या फंड रेकमेंड नहीं करते हैं। All of this is just for educational purposes. Don't forget to like this video and subscribe to our channel. Also, don't forget to follow us on Instagram and Facebook for more market updates. On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.